गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः पहुँच चुके हैं केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। तो मेरे बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि संक्षारण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। अथवा इसी क्वेश्चन को कुछ दूसरे रूप में पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों कि संक्षारण का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, संक्षारण का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या होगा बच्चों? संक्षारण की परिभाषा होगी, फिर इसका प्रकार होगा, फिर इसका प्रभावित करने वाले कारक होंगे, चौथा सिद्धांत होगा, पांचवा इसका रोकथाम होगा, रोकथाम के उपाय होगा बच्चों, इसका रोकथाम के उपाय होगा। चलिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं संक्षारण की। तो प्यारे बच्चों, यह संक्षारण हमारा क्या होता है, यह बहुत ही बड़ा टॉपिक है प्यारे बच्चों। तो इसे हम हर एक पॉइंट को अलग से नहीं समझाएंगे बच्चों, हम अपनी नोट्स कॉपी में ही आप लोग को समझा देंगे और पढ़ करके दिखाएंगे। पर बच्चों, मैंने इस टॉपिक को इतना सरल तरीके से बताया है बच्चों कि आप लोग को पढ़ते ही आप लोग को प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। चलिए पर बच्चों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर पर बच्चों आप लोग को यह वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मेरे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चलिए पर बच्चों, अब हम बात करते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। तो आते हैं पर बच्चों हमारी नोट्स कॉपी पर। तो पर बच्चों, ये रहा हमारा संक्षारण की डेफिनेशन, अर्थात पहला टॉपिक हमारा क्या है? परिभाषा। तो प्यारे बच्चों, जो संचालन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि वायुमंडल में फैली हुई, क्या बच्चों? वायुमंडल में फैली हुई गैसें और नमी की उपस्थिति में। प्यारे बच्चों, जब वायुमंडल में कोई गैस फैली होगी और नमी होगी तो स्वाभाविक सी बात है किसी धातु का परत प्रति परत क्या होगा? नष्ट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण उत्कृष्ट धातुओं में नहीं होता। प्यारे बच्चों, संक्षारण उत्कृष्ट धातुओं में नहीं होता, कहने का तात्पर्य कि सिल्वर प्लेटिनम जैसे धातुओं में संक्षारण नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, यही यहाँ पर उदाहरण बताया गया है कि सिल्वर प्लेटिनम जैसे अन्य सभी धातुओं में, बाकी इनको छोड़ के, लेकिन अन्य सभी धातुओं में संक्षारण होता है। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का मलिन होना, तांबे में नीली धात्विक परत चढ़ना। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा संक्षारण की परिभाषा। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों, परिभाषा आप लोग बहुत ही प्रॉपर से समझ चुके होंगे कि किसी धातु का परत प्रति परत नष्ट होना किसकी उपस्थिति में? वायु और वायुमंडल में फैली हुई नमी और वहाँ पर क्या है? गैसें हैं। क्या बच्चों? वहाँ पर फैली हुई गैसें और नमी की वजह से हमारा क्या होता है? किसी धातु का परत प्रति परत नष्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके प्रकार की। तो प्यारे बच्चों, ये रहा इसका संक्षारण का प्रकार। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक के उसकी डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। बच्चों, ये हम आ चुके हैं किसमें? प्रकार में। क्या बच्चों? ये आ चुके हैं हम प्रकार में। तो प्यारे बच्चों, संक्षारण कितने प्रकार का होता है? संक्षारण दो प्रकार का होता है बच्चों। पहला होता है वायुमंडलीय संक्षारण और दूसरा होता है निमज्जित संक्षारण। तो प्यारे बच्चों, वायुमंडलीय संक्षारण क्या होता है, चलिए हम इसे आप समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, वायुमंडल में फैली हुई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा नमी नमी धातु से क्या करती है? धातु से क्रिया करती है और क्रमशः ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, जिससे धातु का धीरे धीरे क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है, जिसे वायुमंडलीय संक्षारण कहते हैं, जिसे वायुमंडलीय संक्षारण कहते हैं। तो पहले जो स्वाभाविक सी बात है, अगर वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैसें फैली होंगी तो स्वाभाविक सी बात है वह ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड का निर्माण करेंगी, जिससे क्या होगा? किसी धातु का धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। क्या बच्चों? किसी धातु का धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अब बात करते हैं पहले किसका? निमज्जित संक्षारण। किसके बाद बच्चों? निमज्जित संक्षारण की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा का निमज्जित संक्षारण। तो निमज्जित संक्षारण क्या होता है प्यारे बच्चों? कि द्रव में निमज्जित धातु के संक्षारण को निमज्जित संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु जल में, अम्ल में और भूमि के नीचे लगातार संपर्क में बनी रहती है तो वह धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिसे निमज्जित संक्षारण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारा वाटर सप्लाई का पाइप बिछा होता है तो उसमें मिट्टी में दबा होता है, तो मिट्टी में दरारें फोड़ देते हैं प्यारे बच्चों मिट्टी में फूटी हुई दरारों से हमारी ऑक्सीजन वहाँ पर जो फैला होता है, हमारा सप्लाई पाइप वहाँ तक पहुँच जाती है। और प्यारे बच्चों, उस पाइप में तो पानी हमारा सप्लाई हो ही रहा है तो वहाँ पर नमी तो रहेगी। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है? वह जो हमारा पाइप होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिसे बोलते हैं जंग लगने लगता है। उसी को बोलते हैं क्या बच्चों? निमज्जित संक्षारण। क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को बोलते हैं निमज्जित संक्षारण। अब बात करते हैं बच्चों प्रभावित करने वाले कारक। तो प्यारे बच्चों, संक्षारण को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग निमज्जित संक्षारण को भी लिख लीजिएगा। और अगर प्यारे बच्चों आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर करिए प्यारे बच्चों, ताकि आपका भाई भी आगे थोड़ा सा बढ़े और आप लोग को पढ़ाए।
चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं प्रभावित करने वाले कारक। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा प्रभावित करने वाला कारक। तो पहले बच्चों पहला हमारा धातु क्या है कि जो हमारा पहला प्रभावित करने वाला कारक है धातु की क्रियाशीलता श्रेणी। प्यारे बच्चों जो धातु अधिक क्रियाशील होती है संचारण उसका अधिक होता है, और जो धातु कम क्रियाशील होती है उसका संचारण कम होता है, क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.23 वोल्ट से कम होता है तथा कम क्रियाशील धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.23 वोल्ट से अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो धातु अधिक क्रियाशील होती है, प्यारे बच्चों जो धातु अधिक क्रियाशील होगी स्वाभाविक सी बात है उसका संचारण भी क्या होगा, अधिक होगा। जो धातु कम क्रियाशील होगी तो स्वाभाविक सी बात है उसका जो संचारण होगा कम होगा, क्योंकि क्रियाशील धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है 1.23 वोल्ट से कम होता है तथा कम क्रियाशील धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.23 से अधिक होता है। तो फिर बच्चों आप लोग धातु के क्रियाशील श्रेणी को भी समझ गए होंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रभावित करने वाला पहला कारक। बच्चों तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम प्रभावित करने वाले दूसरे कारक की। तो बच्चों ये रहा हमारा दूसरा कारक, धातु में अशुद्धि की उपस्थिति। धातु में अशुद्धि की उपस्थिति। जिन धातुओं में अशुद्धियां उपस्थित होती हैं तो उन धातुओं का संचारण होता है तथा जिन धातुओं में अशुद्धियां नहीं होती हैं तो उनका संचारण नहीं होता है। प्यारे बच्चों जिन धातुओं में अशुद्धियां मिली होती हैं तो उन धातुओं का जो संचारण होता है वो बहुत अधिक होता है तथा जो धातु प्योर शुद्ध होती है उन धातुओं का क्या होता है, संचारण बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ सकते हैं दूसरे पॉइंट को भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से। तो प्यारे बच्चों आप लोग दूसरे पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। किसी बच्चों अब बात करते हैं हम किसके बच्चों, अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तो प्यारे बच्चों जो हमारा तीसरा पॉइंट है कुछ इस प्रकार से है कि वायुमंडल की प्रकृति। प्यारे बच्चों क्या है बच्चों, वायुमंडल की प्रकृति। प्यारे बच्चों यदि वायुमंडल में नमी, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है तो संचारण क्या होगा, अधिक होगा, और यदि इनकी मात्रा कम है तो संचारण भी कम होगा। प्यारे बच्चों स्वाभाविक सी बात है अगर वायुमंडल में नमी होगी, हाइड्रोजन होगा, सल्फाइड गैस होगा और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसें होंगी तो हमारा जो क्या होता है जंग होगा बहुत फास्ट लगेगा। क्या बच्चों, जंग लोहे में बहुत फास्ट लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम संचारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम संचारण बोलते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने चौथे पॉइंट की। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा चौथा पॉइंट। प्यारे बच्चों ये रहा हमारा चौथा पॉइंट, जल में CO2 की उपस्थिति। क्या बच्चों, जल में CO2 की उपस्थिति। प्यारे बच्चों जल में CO2 की उपस्थिति अर्थात यदि जल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा अधिक है तो संचारण अधिक होगा। पर बच्चों यदि जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो संचारण क्या होगा, अधिक होगा, और यदि CO2 की प्रतिशत मात्रा कम है तो संचारण भी कम होगा। कहने तत्पर क्या बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जल में अधिक होगी तो संचारण अधिक होगा, और यदि जल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कम होगी तो संचारण भी कम होगा। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग चौथे पॉइंट को भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सिद्धांत की। किसके बच्चों, अब बात करते हैं सिद्धांत की। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा सिद्धांत। क्या बच्चों, ये रहा हमारा सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों सिद्धांत क्या है बच्चों, सिद्धांत हमारा कितने प्रकार का होता है बच्चों, सिद्धांत भी हमारा दो प्रकार का होता है, ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत और दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सिद्धांत। बच्चों ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत और दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सिद्धांत। बच्चों हम बात करते हैं किसमें, ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत की। बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिखते रहिएगा, आप लोग जरा से भी मिस्टेक ना करिएगा। चलिए बच्चों हम बात करते हैं पहले ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत की। तो बच्चों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट और ऑक्सीजन और नमी फैली रहती है। यह क्रमशः कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड ऑक्साइड की पतली पतली परत धातु के चारों ओर बना लेती है। पहले यह परत सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी मोटाई बढ़ती है तो उसमें दरार क्या बच्चों, उसमें दरार बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, दरार पड़ने लगती है, और इन्हीं दरारों में ये गैसें और नमी प्रवेश कर जाती हैं और धातु को धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। इसे ही ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत कहते हैं। प्यारे बच्चों वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फेट है और ऑक्सीजन है, और वायुमंडल में फैली हुई नमी है,
यह क्रमशः कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड की पतली पतली क्या परतें बना लेती हैं। क्या बच्चों, ऑक्साइड की पतली पतली परत बना लेती हैं, जो धातु के चारों ओर चिपक जाती हैं। क्या बच्चों, जो धातु के चारों ओर बना लेती हैं, अर्थात धातु में क्या होती है, चिपक जाती हैं। और क्या क्या करती हैं, यह एक मोटी परत बना लेती है। क्या बच्चों, यह एक मोटी परत बना लेती हैं, जो पहले सुरक्षात्मक की तरह कार्य करती हैं, लेकिन जैसे इसकी मोटाई ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों, तो क्या करती हैं, यह इसमें दरार पड़ जाती है। जब ज़्यादा मोटाई बढ़ जाती है बच्चों, तो इसमें दरार पड़ जाती है। इन्हीं दरारों से क्या होता है, नमी प्रवेश कर जाती है और धातु को धीरे धीरे नष्ट करने लगती है। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग पहले ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत को समझ गए होंगे। पर बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा। आप लोग जरा भी संकोच मत करिएगा। और अगर आप लोग को पसंद आ रही है बच्चों, तो आप लोग रिस्क शेयरिंग यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की। तो फिर बच्चों, ये रहा हमारा दूसरा सिद्धांत, विद्युत रासायनिक सिद्धांत। क्या बच्चों, विद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो बच्चों, विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या है बच्चों, तो इस सिद्धांत की सहायता से किसी भी धातु के संचारण को सुस्पष्ट तरीके से समझाया जा सकता है। धातु में पाए जाने वाली अशुद्धियाँ कैथोड की तरह कार्य करती हैं और शुद्ध धातु एनोड की तरह कार्य करती हैं, तथा वायुमंडल में फैली हुई कार्बन डाइऑक्साइड और नमी विद्युत अपघट्ट का कार्य करती हैं, जिससे संपूर्ण सेल का निर्माण हो जाता है। और धातु धातु थोड़ा सा बच्चों हम दूसरे पेज में चलेंगे, तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। और धातु बच्चों, आप लोग पहले यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले पेज पर। तो क्या बच्चों, धीरे धीरे क्या बच्चों, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसे विद्युत रासायनिक सिद्धांत कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। कैसे बच्चों, जैसे लोहे में जंग लगना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको भी प्रॉपर तरीके से लिख लिए होंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, हमारा पांचवा पॉइंट है संक्षारण के रोकथाम के उपाय। क्या बच्चों, संक्षारण के रोकथाम के उपाय। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं संक्षारण के रोकथाम के उपाय पर। तो प्यारे बच्चों, हमारा रोकथाम का पहला उपाय क्या है बच्चों, हमारा पहला रोकथाम क्या है कि धातु की शुद्धता द्वारा। बच्चों, धातु की शुद्धता मतलब कि शुद्ध धातु का प्रयोग करके, तो बच्चों क्या है इसका पॉइंट के आगे, शुद्ध धातु संक्षारण प्रतिरोधी होती है। यदि धातु में अशुद्धियां ना हो तो संक्षारण नहीं होता है, अर्थात संक्षारण नहीं होगा। प्यारे बच्चों, शुद्ध धातु संक्षारण प्रतिरोधी होती है, तो उसमें संक्षारण नहीं होता है। बच्चों, जो धातु प्योर होगी, शुद्ध होगी, उसमें संक्षारण बिल्कुल भी नहीं होता है। और दूसरा उपाय क्या है बच्चों, मिश्र धातु बनाकर। क्या बच्चों, हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मिश्र धातु बनाकर। तो फिर बच्चों, यदि धातु को उत्कृष्ट धातुओं के साथ मिलाकर मिश्र धातु बना दी जाए तो उसमें संक्षारण कम होता है। प्यारे बच्चों, अगर चांदी में हम सिल्वर मिला दें तो थोड़ा सा उत्कृष्ट धातु बन जाएगी, वो मिश्रित धातु हो जाएगी। तो ऐसे धातुओं में क्या होता है प्यारे बच्चों, संक्षारण कम होता है। क्या बच्चों, संक्षारण कम होता तो है, लेकिन संक्षारण उसमें बहुत कम होता है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग दूसरा पॉइंट भी समझ गए होंगे मिश्र धातु को। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों ग्रीस या तेल लगा के। बच्चों, ये हमारा तीसरा पॉइंट। प्यारे बच्चों, आप लोग 2 पॉइंट को वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। मैं तीसरे और चौथे पॉइंट की ओर चलता हूँ। तो फिर बच्चों, ये रहा हमारा तीसरा और चौथा पॉइंट। तो ये रहा बच्चों हमारा तीसरा और चौथा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, ग्रीस या तेल का उपयोग करके। तो फिर बच्चों, धातुओं के ऊपर ग्रीस या तेल लगा दिया जाए तो उसकी सतह चिकनी हो जाती है, जिससे नमी नहीं रुकती है और संक्षारण नहीं होता है। फिर बच्चों, जिस धातु के ऊपर तेल या ग्रीस को लगा दिया जाता है तो उसकी जो सतह होती है क्या हो जाती है, उसकी सतह चिकनी हो जाती है, जिससे संक्षारण नहीं होता। पर बच्चों, चिकनी सतह पर संक्षारण नहीं होता है। तो पर बच्चों, आप लोग तीसरा पॉइंट भी प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। पर बच्चों, मैंने बहुत ही सरल वर्डों को यूज किया है पर बच्चों, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे पर बच्चों। तो प्लीज़ पर बच्चों, आप लोग वीडियो को ज़रा सा स्किप ना करें, अन्यथा आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए फिर बच्चों, अब हम बात करते हैं चौथे और पांचवें पॉइंट की। तो फिर बच्चों, ये रहा हमारा चौथा और पांचवा पॉइंट।
फिर बच्चों हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो बच्चों चौथा पॉइंट क्या है, धातु के ऊपर पॉलिश करके। बच्चों धातु के ऊपर पॉलिश करके, तो बच्चों धातुओं के ऊपर पॉलिश कर दिया जाए तो उसकी सतह चिकनी हो जाती है, जिससे नमी नहीं रुकती और संक्षारण भी नहीं होता। प्यारे बच्चों अब इससे पहले हमने पढ़ा है ग्रीस या तेल का उपयोग करके, तो बच्चों उसी के जैसे हमारा पॉलिश भी होता है, जो क्या होता है, जो चिकना होता है, जिसको किसी धातु के ऊपर लगा दिया जाए तो उसकी सतह क्या हो जाती है, उसकी सतह भी चिकनी हो जाती है। क्या बच्चों, उसकी सतह भी चिकनी हो जाती है, जिससे क्या होता है बच्चों, जिससे संक्षारण रुक जाता है या जिससे संक्षारण नहीं होता है बच्चों। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों पांचवा पॉइंट के, बलिदानी संक्षारण। बच्चों ये हमारा नया पॉइंट ऐसा लगता है जिसको हमने कभी पढ़ा नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है। चलिए प्यारे बच्चों हम देखते हैं बलिदानी संक्षारण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों बलिदानी संक्षारण, कम क्रियाशील धातु के ऊपर, प्यारे बच्चों क्या है, कम क्रियाशील धातु के ऊपर ऊपर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी जाए तो अधिक क्रियाशील धातु नष्ट हो जाती है और कम क्रियाशील धातु नष्ट नहीं होती है। इसे बलिदानी संक्षारण कहते हैं, इसे बलिदानी संक्षारण कहते हैं। जैसे Fe, क्या बच्चों, Fe के ऊपर Zn की परत चढ़ाया जाए, इससे क्या बच्चों, अगर Fe के ऊपर Zn की परत चढ़ा दी जाए तो क्या होगा बच्चों, जो हमारा Fe होगा वो अधिक क्रियाशील होगा और Zn होगा जो हमारा कम क्रियाशील हो। तो पहले हमारा क्या होगा, Fe की धातु जो होगी ये नष्ट होगी, तो हमारा Zn पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रहेगा। इसे बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, इसे गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। क्या बच्चों, इसे गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। तो मेरे बच्चों आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं कैसे लिखना है। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं ताकि आप लोग को वीडियो कैसे लगी बच्चों। चलिए बच्चों अब हम आप लोग को मिलेंगे नए न्यू वीडियो के साथ बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।